एक क्लास थी एलाइट क्लास, जो कि नोबेल क्लास थी, बहुत अमीर थे। एक वेरी पुअर थी, मिडिल क्लास का भी कोई नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1825 में शुरू हो गया था, तो उससे इमरजेंस हो गया बहुत सारी स्टेट्स का। तो अब बहुत सारे बिजनेसमैन, व्यापारी ये सब बनने लगे। उनके पास उतना काम नहीं था और उनके पास थोड़ा समय ज़्यादा था, लीजर था, और उन्होंने पढ़ाई पे भी ध्यान दिया। जब पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, पुरानी बुक्स पढ़ी, तो अब उनमें एक ऐसा क्लास हुआ जो राइटर्स का था, डिप्लोमेट्स का था, थोड़ा सा और रिवॉल्यूशनिस्ट का था। समझ में आई कि नहीं? उन लोगों ने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। सो दे स्टार्टेड गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। नेशन के बारे में तुम्हारी बुक में लिखा हुआ होगा कि सबसे पहले नेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है, दैट इज अर्नस्ट रेनान का नाम पढ़ो, पेज नंबर 4 पे। अर्नस्ट रेनान ने क्या कहा? सो अर्लियर देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड, सोसाइटी वाज डिवाइडेड into two main classes, that is riches and poor. riches and poor, दो ही लोग तो थे कि नहीं थे? या तो बहुत ज़्यादा रिच थे या बहुत ज़्यादा गरीब थे। However, due to industrial revolution in Europe, upper middle class या सिर्फ middle class emerged in society. वो कौन थे? ठीक है। However, due to industrialization in Europe, a middle class, जो मिडिल क्लास है उसे अपर मिडिल क्लास भी कर सकते हो, emerged in society, emerged in society। वो कौन थे? Society. These were traders, philosopher। वो जीवन को देखने लगे, दर्शन क्या है, जीवन क्या है, बोलो। वरना पहले किसी को फुर्सत थी पैसा कमाना, ऐशो आराम करना? किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था कि लाइफ क्या है। जब इस तरीके की कोई बात करने लगता है कि लाइफ क्या है, तो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ऐसे लोग को क्या कहते हैं? फिलोसोफर। फिलोसोफर से लोग अत्यधिक प्रभावित हो जाए। तो ये सब हो गया, ठीक है। और राइटर्स अब लिखने भी लगे, पोएट्स और रिवॉल्यूशनिस्ट। They started talking about ideals। वो किसके बारे में बात करने लगे? कि आइडियल चीज़ों के बारे में, होना क्या चाहिए, लव क्या है, ट्रुथ क्या है, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो these were जॉन पॉल मारत, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स को इसने बोला था कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या ये रिपब्लिक है? तो उसने इसको भी गुलोटिन कराया। क्लास 9 में इसकी फोटो बनी। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे उस समय हुए। कौन कौन से, मैं नाम देख लेता हूँ, स्पेलिंग गलत ना हो। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हाँ हर जगह देख रहे हैं। रूसो का तो नाम, रूसो, ये सारे हुए। मॉन्टेस्क्यू। और अभी तुम्हारे बारे में इसमें ये भी लिखा है, ओलंपी डी गॉर्जस भी हुई, जो भी एक रिवोल्यूशन। ओलंपी डी गॉर्जस
ओलम्पी निकोलस, उन्होंने तो बुक भी लिखी, पम्फलेट भी छापे। किसके लिए? वो सिर्फ फीमेल के लिए काम करती थी, फीमेल राइट्स के लिए। दी गॉर्जियस एंड अर्नस्ट रेनन, अर्नस्ट रेनन, ठीक है। लॉर्ड बेलियन, इसका भी नाम है। लॉर्ड बेलियन ने ग्रीस को आजाद कराया, अभी आगे नाम है। अर्नस्ट रेनन की अभी बात कर लेते हैं, पिछला सब कवर करा लिया, ये दोनों अभी इस बार के, ठीक है। अर्नस्ट रेनन पेज नंबर बोलो, कौन सा बताओ? ये बंद कर दें? हाँ, गर्मी तो नहीं लगेगी ना। चलो, तो अर्नस्ट रेनन हैज, वो एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, जरा देखिए। वाज फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो नेशनहुड है वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेशन कॉमन लैंग्वेज होगी, कॉमन हिस्ट्री या कॉमन आइडेंटिटी होगी, उसी को ही बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमैनिटी या टेरिटरी माना जा सकता है। यह नहीं कि तुमने जितना जीत लिया वो नेशन नहीं है। नेशन एक आत्मा होती है, उसको एलिगरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत माता, सेंट मेरियानी, जर्मेनिया से। सही है कि नहीं? सो ही प्रोजेक्टेड, दैट इज लिखो अर्नस्ट रेनन, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन भी है। रेनन वाज फ्रेंच फिलोसोफर, who projected the concept of nation, nation, he said nation क्या है? is the basic unit of a society, ऐसा इन्होंने लिखा, ठीक है। जरा देखिए, A nation is, इसी का दूसरा पैराग्राफ देखिए। He stated that a nation is culmination, संग्रह है, इतनी जल्दी नहीं है, लॉन्ग पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए। Is culmination, culmination का मतलब होता है संग्रह। किसका संग्रह है? Of लॉन्ग पास्ट एंडीवर्स, एक साथ मिलकर जब सैक्रिफाइस किया हो, एंडीवर्स, लोगों ने सैक्रिफाइस किया हो, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, तब नेशन बनता है। It may be formed due to, it may be a basic unit of territory, on basis of common ethnicity, उनमें एक जैसा कल्चर हो, एथनिसिटी मतलब कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, एक भाषा हो जिसके बारे में भी हम पोलैंड के बारे में बताएंगे, कॉमन आइडेंटिटी, उनकी कुछ अपनी पहचान हो, वो कहाँ के निवासी हैं, स्लाव्स हैं कि कौन हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नाउ सो इफ, इसका क्या मतलब है? इफ इट इज ए प्रोविंस, इफ एनीवन हैज ए राइट टू बी कंसल्टेड, देन द सिटीजन ऑफ दैट टेरिटरी हैज सोल प्रोपराइटी टू गेट कंसल्टेड। यदि किसी से उस नेशन के भविष्य के बारे में सलाह ली जानी है तो किससे ली जानी चाहिए? वहीं के निवासियों से। प्लेबिसाइट वर्ड लिखा हुआ,
प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम। लिखा है ना प्लेबिसाइट ऊपर बोल्ड लेटर्स में। इसका मतलब यदि किसी से एक रेफरेंडम दिया जाना, भाई चलो सब लोग वोट करो, तो कौन वोट करेगा? वहीं के लोग। ठीक है। सो इट इज द सिटीजन ऑफ ए नेशन हु हैव ऑल राइट टू डिफाइन टू, जो उसके बारे में डिसाइड द फेट ऑफ नेशन। इट इज द, इन्होंने ये बता, इट इज द सिटीजन ऑफ नेशन। कॉमन हिस्ट्री पहले लिख दिया होगा, लिखा नहीं? कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट पेपर्स, इसका मतलब ही है कि कॉमन हिस्ट्री संग्रह है तुम्हारे प्रयासों का, तुमने जो किया। इट इज द सिटीजन ऑफ नेशन हु वर्क फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन, जो किसके लिए काम करते हैं? हु वर्क्स फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन and enjoy the prosperity of nation। और इसके बाद जो उनको उन्नति मिलती है वो है, nation has definite territory, it cannot either be expanded or can be उसको confiscated, annexed, उसकी definite territory होती है। Nation has definite territory, it neither can be, it can neither be extended, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, nor be annexed by enemy। क्योंकि ऐसा ही फ्रेडरिक रॉसी ने भी दिया था कि सब में फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो। ठीक है। सिटीजन्स हैव ऑल लिबर्टी बेस्टोर्ड बाय नेशन, यानी वरदानित होती है उनको सारी लिबर्टी, एंड दे डू प्लेबिसाइट फॉर नेशन। सिटीजन ही वोट दे के बताएगा, प्लेबिसाइट या माउथ वाला वोट हो, वही रजामंदी देंगे भाई नेशन में ये हो ये ना हो। Citizen enjoy liberty and do referendum। रेफरेंडम का मतलब क्या है? जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट, जैसा तुम्हारी बुक में लिखा है प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह, लोगों का वो लोग मिल के काम करते हैं। एंड डू रेफरेंडम फॉर एनी डिसीजन मेड इन नेशन। इट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्दर स्ट्रेंथेंड बाई, आगे इसे और मजबूत कैसे बनाना चाहिए? बाई एलिगरी। एलिगरी का मतलब है रूपक, भारत माता, ऐसे कुछ रूपक बना लो, मन में सोचो एक विचार कि वो बहुत पवित्र हैं, भारत माता। एलिगरी का मतलब है कि किसी एक की किसी पवित्र चीज से तुलना कर, तुम्हारा चेहरा सूर्य के समान है, तो ये रूपक अलंकार। तो इट इज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय एलिगरी, जैसे मदर इंडिया। वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मदर इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल अपने समझने के। मदर इंडिया, सेंट मैरी एनी, ठीक है। जर्मेनिया, सभी के डायग्राम बने हुए हैं। मदर इंडिया का अगले पेज पे रविंद्रनाथ ने बनाया, अगले चैप्टर में, तो वो वहां देख लीजिए। जर्मेनिया
ये सारी चीज़ें। Who sacrifice for nation are to be commemorated, उनको याद किया जाना चाहिए। तो नेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आगे देखो। ऐसी अवधारणा बहुत जगह बनी, पर यूरोप में कंट्रीज तो होती नहीं है, बल्कि बड़े बड़े एम्पायर होते थे। मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग जगहों पर बसे हुए थे। तो ऐसे में उनमें नेशनलिज्म कैसे फैला, कैसे उनके मन में नेशन स्टेट का आइडिया आया होगा, चलिए जानते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड द 2.1 निकालो। दोस्तों, उस समय पर यूरोप में मुख्य रूप से दो तरह के लोग रहते थे। पहले अरिस्टोक्रेट्स और दूसरे पीजेंट्स। अरिस्टोक्रेट्स सोसाइटी के वेल्थी लोग थे, मतलब इनके पास बहुत पैसा था, इनके पास जमीनें थी, ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल थे। ये लोग आपस की फैमिलीज में शादी करते थे और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि फ्रेंच लैंग्वेज एक हाई स्टेटस लैंग्वेज है। ऊपर से इनकी एक जैसी लाइफस्टाइल थी, महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, अच्छा अच्छा खाते थे। वही जो पीजेंट्स थे वो सोसाइटी के गरीब लोग थे और इनके पास ना ही जमीनें थी। भले ही ये मेजॉरिटी में थे, पर ये पावरफुल नहीं थे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। अब धीरे धीरे क्या होता है, सेकेंड हाफ ये तो ऑफ मैंने 18th आपको सेंचुरी। दोनों बता दिया कि दो लोग थे, एक अरिस्टोक्रेट्स थे जो बहुत बड़े लोग थे। अरिस्टोक्रेट्स का मतलब ही होता है नॉबिलिटीज, पैसे वाले, और जो पैसे वाले लोग किसी देश को चलाते हैं उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है पूंजीवादी, एक ऐसा नेशन जिसको कौन चलाए, एरिस्टोक्रेसी, दैट इज पूंजी, जिसके पास पूंजी हो, वादी, दैट इज इट इज रूल ऑफ रिचेस। अगर मान लो इतने पैसे वाले हो जाए अंबानी अडानी कि वो कल को कायम मोदी से तुमको हटा देंगे, राहुल को बैठा देंगे, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा उनके पास, बहा दे राहुल के लिए, और राहुल से कहा तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाना, सब खजाने हमको दे देना, कोयले और गैस। राहुल का बिल्कुल दे देंगे, हमको बना तो दो। तो इसमें क्या होगा फिर, क्या जो रूलर हैं वो डिसाइडेड नहीं हुए बाई अडानी अंबानी। अगर ऐसा होने लगे कि टाटा बिरला अडानी अंबानी ही इस देश में सारे अपने प्यादे बैठा लें, जो काम फेस किसी और का और काम किसी और का, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फिर इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी। तो जब वो चलाते हैं तो उसको एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी इज ऑल्सो ए फेस, वाज ऑल्सो ए फेज ऑफ यूरोप। अल्टीमेटली जो मोनार्क थे वो एरिस्टोक्रेट ही तो थे। वहाँ पर सब रिचेस कौन थे, जो नोबेलिटीज थे, वही चलाते एरिस्टोक्रेट्स। तो वहाँ एरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं। तभी तुम्हारी हेडिंग क्या पड़ी बताओ, एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में तो एक अपने न्यू मिडिल क्लास को, जो मैंने वही बताया, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री मैनेजर थे, मालिक थे, मिल मालिक, वो सब। तो उन्होंने क्या किया, आगे लिखा है कि उन्होंने काम किया, पढ़ना लिखना शुरू किया, और साथ में लोगों में नेशनलिज्म जगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते एक नई वर्किंग क्लास उभर के आती है, जिसको बोला गया मिडिल क्लास। ये लोग ना ही ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, पर ये लोग एजुकेटेड थे। ये एजुकेटेड इसलिए हो गए थे क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया था। मिडिल क्लास लोगों में आते थे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और अदर प्रोफेशनल्स। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्हीं के मन में आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? आइडिया आता है लिबरल नेशनलिज्म का, मतलब लिबरलिज्म का। अब ये लिबरलिज्म क्या होता है, चलिए जानते हैं। What did liberal nationalism stand for? तो लिबरलिज्म जो वर्ड है, के लिए मिडिल क्लास के लोग कई चीज़ों के लिए डिमांड कर रहे थे। जैसे कि पहली डिमांड थी कि ऑटोक्रेसी, और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ फ्रीडम ये थी कि ये वोटिंग राइट्स स्थान में ही नहीं थी, मतलब ये वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब देखो प्लान में ही नहीं है। सही है। अब हम देखेंगे लिबरलिज्म। ये तो हो गई कि सोसाइटी बन गई, नेशन की अवधारणा आ गई, और फिलोसफर्स आ गए, इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो उसके बाद क्या हुआ, लिबरलिज्म। आ जाइए 2.2 पे। दैट इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। लिबरल नेशनलिज्म
सो पहली बात तो इस पर नेशनलिज्म है। सो नेशन गिव्स लिबर्टी टू इट्स सिटीजन, इट इज कॉल्ड लिबरल नेशनलिज्म। कितना आसान है। कोई नेशन होगा तो क्या अपने लोगों को आज़ादी नहीं देगा? उसको कहेगा तुमको पासपोर्ट है, तुम जा सकते हो कहीं भी, और दूसरे को जाने देगा इधर उधर? तो नेशन गिव्स, पहले तो अवधारणा है ऊपर, ये नेशन होता है, गिव्स लिबर्टी टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लिबरल, और प्लस नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, दैट इज लिबरलिज्म, ठीक है। राष्ट्रवादी भी हो, उदारवादी भी हो, इनका अलग पेक्यूलियर वे ऑफ थिंकिंग था। So their opinion was, उनकी क्या ओपिनियन थी? Was their opinion and motive was to end aristocratic rule। वो नहीं चाहते थे कि हम कितनी मेहनत से अमीर बने और वहाँ लोगों को टैक्स ले लेके अमीर बन रहा है, क्लर्जी और नोबेल्टी अपने आप ऐसे ही जनता को पैसा ले रहे हैं, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं तब मैं मिल मालिक बने हैं। एरिस्टोक्रेसी, एज अर्थ इज मदर ऑफ ऑल, सो इज मदर ऑफ ऑल, सो resources should be distributed equally among all. Resources should be equally distributed among all. ठीक है, there should be no society बेस्ड ऑन क्लासेस, नोबेलिटी, क्लर्जी और इसके अलावा थर्ड स्टेट, ऐसी क्लास नहीं। द सोसाइटी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन क्लासेस। पूरे यूरोप में ये बात चली। यूरोप बहुत छोटा है, क्लासेस जैसे क्लर्जी और उसी तरह से बिहेवियर फिर किया जाने लगा था, नॉबिलिटीज एंड थर्ड स्टेट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए। दे आल्सो वर, किसके लिए था? कि एबॉलिशिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, पढ़ो। फ्यूडलिज्म का मतलब सामंतवादी प्रथा, और क्लेरिकल, क्लर्जिकल, जो क्लर्जी को प्रिविलेज मिलता था ना, जैसे टैलीज मिलता था और टैथे से वो होता था जो बिजनेस का कर होता था, वो कहते कुछ नहीं। तो ये दे वांट टू एबॉलिश, वांटेड टू एबॉलिश रिलीजियस टैक्स, ठीक है, गिवन टू क्लर्जीज। अब अगर क्लरिकल ना समझ पाओ तो क्लर्जी। एबॉलिश रिलीजियस टैक्स गिवन टू क्लर्जीज। क्लर्जीज का मतलब पादरी, फादर, उनको नहीं करना चाहते। एंड ऑल्सो एबॉलिश फ्यूडलिज्म। abolish फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमने जाओ तुमको वो सूबा दे दिया, तुमको इक्तादार बना दिया, जागीरदार बना दिया, मनसबदार। भारत में भी तो चलता था, अकबर लोग नहीं बनाया करते थे कि जाओ इतना मनसब दे दिया सूबा, तुम मनसबदार। तो इसको कहते हैं सामंत बनाना, सामंतवाद।
और सामंत जो बन गया वो ज्यादा तंग करता है राजा से ज्यादा। राजा अगर 30% कर लेगा वो 50% लेगा, कोई रोकने वाला। They also wanted to curb the power of ruler, क्योंकि वो क्या चाहते थे, चेक करो। They also wanted a constitution and republic, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। समझ में आया? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, जैसे इंडिया में रिपब्लिक, हमारे मोदी हमारे रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक ने चुना तो रिपब्लिक। तो दे वांटेड टू कर्ब द पावर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। वो चाहते थे जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स थे वास्तव में वो हट जाते तो फिर यही एरिस्टोक्रेट हो जाते। लेकिन हर आदमी ऊंची जगह पहुंचना चाहता है और लोगों को संदेश देता है कि हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम सबको बराबर बांट देंगे। ऐसा नहीं बोलते हैं, बीच के हैं, लेकिन कहते हैं हमको वहां पहुंचा दो फिर मैं इक्वलिटी हूँ। दे वांटेड, वो क्या करते थे, कर्ब ना याद रहे तो कर्टेल लिख देना, पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, दैट इज एरिस्टोक्रेट्स। अभी तो इनका शासन था नहीं, अभी तो मिडिल क्लास है, अभी तो इनको गुलोटिन कर दिया जाता है। वो इनकी हैसियत थी क्या? अभी तो बस ये अपनी बात रख ले रहे हैं, यही हिम्मत थी। और उसके बाद तो तुमने देख लिया था कंजर्वेटिव आ गए थे, वो जब नेपोलियन हारा था सब जगह राजा का शासन फिर आ गया था कि नहीं। एक पॉइंट लिखा था कि कंजर्वेटिव रिजाइम इज रीस्टोर्ड। तो ऐसे में फिर एक पॉइंट आता है, फिर ये भी तो अपनी बात रखेंगे। अभी सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे, उनमें घुसी भी मजीनी भी होगा, अपनी बात रख रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन ये बैन है, ये सब कर नहीं सकते बात। 1815 के बाद की बात है। 2.2 सो दे वांटेड, और क्या चाहते थे बताओ? दे आल्सो वांटेड, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया गया था। पहले नेशनल असेंबली थी ना, नेपोलियन ने कहा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, चार्टर फाड़ के फेंको, हम कह रहे हैं बस वही है रूल, हम जो मांगेंगे वो रूल है, हम ऑटोक्रेट है भाई, फेंको चार्टर। किसने बनाया, किसने फालतू का, वो और भी बड़ा था, डिक्टेटर हो गया, सेना का शासन, वहाँ नियम कानून नहीं चलता। तो दे आल्सो वांटेड, जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फिर से बने, क्योंकि नाम ही है लिबरलिज्म, तो नेशनलिज्म, नेशनल असेंबली बनी थी इसके लिए। दे आल्सो वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड ऑल शुड अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी लोग उसका अनुपालन करें। एंड ऑल सिटीजन्स should abide Constitution. Irrespective of the rich and poor class. और वो क्या चाहते थे, ये भी क्वेश्चन है बुक का ही। दे ऑल्सो वॉन्ट वोटिंग राइट फॉर प्रॉपर्टीड मैन, प्रॉपर्टी वुमेन के लिए नहीं, और उनके लिए भी नहीं जो गरीब थे, लैंडलेस लेबर के लिए नहीं, लिखा है इसमें नीचे लिखा है प्रॉपर्टी मैन। दे ऑल्सो वॉन्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट चाहते थे? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पब्लिक। हम लोग तो अब ये सोच रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उस समय ये सोचना कितना मुश्किल होता होगा, सोचो जरा, है ना, ये सोचना कितना मुश्किल होता होगा। राजा सबसे सब राजा ही राजा, हम बनाएंगे राजा। एक गरीब आदमी ये सोचे, लेकिन जिसने दिया बहुत महान आइडिया दिया, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पब्लिक। पहले तो बास्तील की जेल पे आक्रमण ही कितनी बड़ी बात है, हम लोग नहीं सोच सकते कि
महाराणा प्रताप का फोटो लगा दिया, फिर अकबर का लगा लिया, ऐसे आदमी जाके राजा से लड़ेंगे? कोई सोचेगा? इसको कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। गण का मतलब क्या होता है? हम लोग गण, इन्हीं का तंत्र, सिस्टम ऑफ रूलिंग ऑफ आवर्स, दैट इज गणतंत्र। वो चाहते रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म हो। अच्छा, दे ऑल्सो वांटेड वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स पहले भी 3 करोड़ थे फ्रांस में। कितने लोग थे? 3 करोड़ लोग थे। और 50 इसमें से जो 50 लाख लोग थे, उन लोगों को वोटिंग राइट था। 50 लाख थे या कुछ लोग थे? 4 लाख लोगों को वोटिंग राइट, थोड़े लोगों को, बहुत कम। 3 करोड़ का मतलब होता है 300 लाख। और बाकी जो 9th की बुक में लिखा है, बट ऑल वर नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स। जो थोड़े लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो 3 दिन का टैक्स देते थे, से उनको वोटिंग राइट्स। दे वांटेड वोटिंग राइट्स। किसके लिए वोटिंग राइट्स? फॉर प्रॉपर्टीज मैन। और किसके लिए नहीं चाहते थे? ये चाहते ना। They do not want, did not want it. They did not want voting rights for non-propertied men. यानी इनकी भी सोच ज्यादा अच्छी नहीं है। Propertied men and, और किसके लिए? And women। तो क्या तुम इसे स्वाति यूनिवर्सल सफरेज कहोगी कि नहीं कहोगी? हाँ, अच्छा कह दोगी, समझ करो। सो देवर, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार। तो क्या वो सार्वभौमिक मताधिकार के अनुशंसी थे? कहाँ थे? फिर तुम क्यों कह रहे हो? ठीक है। सो दे डिड नॉट सपोर्टेड यूनिवर्सल सफरेज। वो तो औरतों ने अपना बाद में लड़ाई की, तब जाके हुआ। सो दे डिड नॉट सपोर्टेड। थर्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस 1870 तक यूनिवर्सल सफरेज आया। हम 1815 के बाद की बात कर रहे हैं। अभी तुमको इंतजार करना पड़ेगा 55 साल। सपोर्ट यूनिवर्सल सफरेज। दे सपोर्ट, देखो, सार्वभौमिक मताधिकार। हिंदी में लिख लो तो तुम्हें याद है। मताधिकार यानी वोटिंग फॉर ऑल एडल्ट्स, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल एडल्ट्स। इतना समझ में आ गया? दे ओनली, उन्होंने एडवोकेटेड लिमिटेड सफरेज। उन्होंने सिर्फ किसकी मतलब एडवोकेटिंग की, वकालत की, लिमिटेड सफरेज। अच्छा, तुम्हारे में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि लिबरलिज्म क्या होता है। इनके और कंजर्वेटिव के बीच में अंतर आएगा। क्वेश्चन तुम्हारी बुक का ही है। हमने तुमको इनका बता दिया, अब तुमको थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, तब तो अंतर लिख पाओगी। तो दूसरे हाथ में कंजर्वेटिव रूढ़िवादी कौन थे? ये कौन थे बताओ? उदारवादी। चेंजेस चाहते थे तो उदारवादी। एक होते हैं पूंजीवादी, एक होते हैं उदारवादी, एक होते हैं रूढ़िवादी, एक होते हैं राष्ट्रवादी। सबका मतलब समझो। कई तरीके के रूल होते हैं, ठीक है। जैसे एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा कौन सा बोलो? लिबरलिज्म, उदारवादी। और एक कौन हो कि नहीं भाई हमें नेशन चाहिए, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कौन होते हैं बोलो? राष्ट्रवादी। क्या तुम्हें ये दोनों स्वाति एक लग रहे हैं कि अलग अलग? अलग है। ये लेफ्टिस्ट हैं,
और ये कौन है? राइटिस्ट। पूरे वर्ल्ड में इनको इसी नाम से जाना जाता है। इसको कहेंगे राइट विंग। जो राष्ट्र के बारे में सोचे वो राइटिस्ट है। अच्छा, तुम्हें मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है एक, ऐसे हंसिया हथौड़ा और सितारा। भारत में ऐसे पार्टी है, उसमें सितारा और हंसिया हथौड़ा है, बीच में बना हुआ हथौड़ा और सितारा। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, रेड कलर की, ठीक है कि नहीं? वो केरला में शासन करती थी, अभी उसका शासन उखड़ गया, एलडीएफ। पहले बंगाल में ज्योति बसु करते थे, वो भी उखड़ गए। उनको बस लिबर्टी चाहिए और आज़ादी और आज़ादी। चाइना, अगर चाइना भी उनके यहाँ करे, अरे आने दो जाने तो, हमें क्या करना नेशन से। वो नेशन ही नहीं मान रहे। क्यों? कहते हैं हम तो कार्ल मार्क्स के समर्थक हैं कि पूरी दुनिया में लेबर का राज हो, और जो अमीर है उसका घर तोड़ो हथौड़े से, उसको लूटो, उसके बीवी बच्चों को सब पैसा ले लो, मार डालो। लिबरल्स इतने खतरनाक, लेफ्टिस्ट कहते हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं। देश की गद्दारी भी अगर करनी पड़े तो वो खुशी से करेंगे, क्योंकि देश है ही नहीं इनके लिए। तो दो अलग अलग चीज़ें। लिबरलिज्म समझ में आ गया कि नहीं? जो उदारवादी होंगे वो लिबरल हैं, और नेशनलिस्ट क्या करेंगे? वो राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए। इंदिरा गांधी ने 1975 में बोला, राष्ट्र संकट में, 71 में, तुम लोग कुछ जरूर मदद करो। वहाँ से सैकड़ों बैलगाड़ी भर के लोगों के झुमके, मंगलसूत्र सब उन्होंने डाल के ट्रकों में दे दिए, लड़ो, मंगाओ जितने हो। तो वो राष्ट्रवादी नहीं देखा कि मेरे पास एक ही झुमका है, सही है? तो उसको क्या कहेंगे? राइट विंग। जो देश के बारे में सोचे, राइट विंग, सही है। और तीसरा कौन सा बताया, बताओ? कंजर्वेटिव, जिनके से अभी हम तुलना करें। कंजर्वेटिव क्या करते हैं? रूढ़िवादी। अब इनके बारे में देखो, चलिए नाउ, who were conservatives in Europe? चलो, European conservatives in the 19th century were political groups. देखो, कंजर्वेटिव्स क्या करते थे? एक ग्रुप, ये एक तरीके का ग्रुप था, who supported monarchy. This was a group who supported monarchy. They advocated slow change in society. वो क्या चाहते थे बताइए? Slow change in society. They wanted that social order should be maintained. Social order का मतलब समझती हो स्वाति? कि नहीं समझती हो? बताओ तो बता दें। Of society. दिग्विजय, आप समझते हैं? थोड़ा बताओ तो मुझे पता चले कि कम्युनिकेट हो पा रहा है कि नहीं। बस जानने के लिए, नहीं तो फिर क्या कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। सोशल ऑर्डर शुड बी मेंटेन। दियाना, इसका क्या मतलब? हाँ बताओ। जैसा चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चले, नोबिलिटी भी रहे, क्लर्जी भी रहे, जैसे चल रहा है। सोशल ऑर्डर तो यही मतलब होता है ना, कि जो प्रथा चल रही है वही चलती रहे। वो ये चाहते थे। दे डू नॉट वांट रिवोल्यूशन। ये नहीं कि 180 डिग्री पलट के रखे। पलटने के लिए तो हथियार उठाने पड़ेंगे। तो क्या वो रिवोल्ट चाहते थे? रिवॉल्व कर दो किसी चीज को, 180 डिग्री फेज रिवर्सल, क्या चाहते थे ये? They were all aristocrats and person at higher ranks of society. They enjoyed money collected by public taxes. वो उसी पे तो enjoy करते थे।
money on money collected by they do not want any revolution. अच्छा, इनका सफरेज के बारे में क्या कहना था, जरा देखो। कहते थे थोड़ा बहुत चेंज तुम लोग चाहते हो तो कर लो, ठीक है, इस तरीके से। यो सडन डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। जरा देखिए, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ कंजर्वेटिव अबाउट वोटिंग राइट्स? So what was the ideology of conservatives about voting right in Europe? Historically, European conservatives in the 19th century opposed universal voting rights. They believed that political power should be linked to property, privilege, and existing institutions, viewing broader voting as a threat to order. They opposed universal voting right. समझ में आ गया? यूनिवर्सल सफरेज का अपोज किया, लेकिन अभी हम आगे के बुक में देखेंगे कि बाद में वो मान गए कि औरतों को भी अधिकार दिए। दे अपोज यूनिवर्सल सफरेज। तो अब दोनों के बारे में तुम अलग अलग लिख दोगे तब भी बात बन जाएगी। पूरा हो गया? आगे बढ़ो अगले टॉपिक पे। लाने की प्लान में ही नहीं थी, मतलब ये वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जो मेंस विदाउट प्रॉपर्टी थे और जो वुमेन थी वो वोटिंग राइट्स के लिए यूरोप की अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। वहीं दूसरी ओर यूरोप में एक और प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पर जो ट्रेडर्स थे उन्हें ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस समय पर कोई ट्रेडर हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था तो उन्हें 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, मतलब 11 जगहों पर टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5-5% के हिसाब से। तो आप सोच सकते हो कि अगर वो इतना ज़्यादा तो ये एक प्रॉब्लम थी। साथ में एक प्रॉब्लम, देखो ये भी सुनो, लिख लिया तो सुनो। कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो यूरोप में 11 जगह उसे 5-5% ड्यूटी देनी पड़ रही। तो ट्रेडर्स की समस्या जो करेंसी की समस्या थी, हर जगह करेंसी अलग लगा, करेंसी बदलो। देखा ना कौन से पेज पे लिखा, उसी का आगे ही लिखा हुआ। तो अगला पेज निकालो, उसमें होगा। देखो ये लिखा है ऊपर, तीसरी लाइन पढ़ो। तो दैट इज स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज से 39 स्टेट्स थी, सबसे ऊपर लिखा है। वही पे निकालना अगला 2.2 के आगे पढ़ दो। तो वहां पर मिला तो अलग अलग स्टेट्स थी। और हैब्स, तीसरी लाइन पढ़ो। हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने पे कितने टैक्स बैरियर थे बताओ? हैब्सबर्ग से हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने पे 11 टैक्स बैरियर थे, 5% हर जगह टैक्स दो। और उसमें भी मेजरमेंट सेम नहीं, कहीं पे एल की वैल्यू क्या थी, कहीं पे जैसे मेंस में 55.1 है, न्यूरेमबर्ग में 65। कितना अंतर है? तुम कहो तुम्हारा कपड़ा कहीं 4 मीटर कहीं 5 मीटर, हर जगह नपवाते फिरो, हर जगह पैसा चेंज कराते फिरो, हर जगह टैक्स देते फिरो, लंबी लंबी लाइन, 2-2 दिन तक वहीं टैक्स बैरियर में खड़े रहो। ये सब क्या अच्छी चीज़ थी? और जरा जरा सा यूरोप 2 घंटे में दूसरा देश पड़ जाता। क्या अच्छी चीज़ थी? कितना टीडियस था ट्रेडर्स के लिए। तो इन्होंने क्या डिमांड किया, ठीक है, ये जस्ट जानकारी के लिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा था। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम था क्या? सिंगल करेंसी थी और सो मैनी एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क कितने ज़्यादा थे कि नहीं? तो अब ये सारी दिक्कतें ट्रेडर्स को हो रही थी। 2.2 में लिखा गया है कि लिबरल नेशनलिज्म में ये सब बात है, ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल हो रही। प्रॉब्लम ये भी थी कि उस समय पर यूरोप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज चलती थी, लगभग 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज चलती थी। तो ऐसे में ट्रेडर्स को प्रॉब्लम ये होती थी कि उन्हें ट्रेड करने के लिए हर स्टेट में करेंसी चेंज करनी पड़ती थी। तो ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी, एक तो टैक्स थी और दूसरी डिफरेंट करेंसीज की,
तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल के आता है 1834 में। 1834 में क्या होता है, एक कस्टम यूनियन फॉर्म होता है जिसका नाम था ज़ोलबरी। इसे स्टार्ट किया गया था प्रूशिया के द्वारा, बट इसमें बाद में जाकर अदर जर्मन स्टेट्स भी ज्वाइन हो गए थे। तो जोलबरीन के फॉर्म होने से ट्रेड के अंदर काफी लिबरलाइजेशन होता है। जैसे कि जोलबरीन के आने की वजह से जितनी भी ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया जाता है। दूसरा, जितनी भी 30 डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज चलती थी उनको रिड्यूस करके केवल 2 तरह की करेंसीज में कर दिया जाता है। तीसरा, रेलवे नेटवर्क को भी प्रमोट किया जाता है ताकि ट्रेड और भी आसानी से हो सके। चलो, When was Zollverein formed? अच्छा, पीछे हम लोगों ने देखा कि उसने बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट के सब एक साथ। The Zollverein, or the German Customs Union, was created on January 1st, 1834. 1834 Prussia led its formation to unite German states, creating a free trade zone. This eliminated trade barriers and reduced currencies, ultimately laying the groundwork for German political unification. इसका मतलब है कि ये जर्मन कन्फेडरेशन से ही बना हुआ है। समझ में आई कि नहीं? दैट इन यूरोप, अब लिखो अगली चीज, अगला पॉइंट, इन यूरोप देयर वाज नो यूनिफॉर्म वेट। वैसे तो जिन जगहों पे प्रूशिया की जरा सी जगह पे उसने कब्जा किया, प्रूशिया पूरा थोड़े कब्जा कर लिया था नेपोलियन ने, नीचे नीचे करता रहा। तो ऊपर प्रूशिया के पास तो बड़ी समस्या रही। आप मैप में देख लो, प्रूशिया ऊपर है सबसे, प्रूशिया देखते हो ना, जर्मनी सबसे ऊपर में है कि नहीं? तो देयर वाज नो यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, if trader moves from Hamburg to Nuremberg, Hamburg कहाँ से गुजरेगा? Hamburg to Nuremberg, he has to cross, he had to cross 11 ट्रेड बैरियर्स। जो ट्रेड में बाधा पहुंचा है उनको क्या कहेंगे? ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स गुजर सकता है लेकिन बैरियर है, तो क्या होगा? डिफरेंट टेरिटरीज विद इन जर्मन स्पीकिंग रीजन, जर्मन speaking region was subdivided into 39 confederation, German confederation 39 में डिवाइड थी। At some places, जैसे मेन्स में 55.1 था 1 LA, तो वहीं दूसरी जगह हमने देखा न्यूरेमबर्ग में 65.5 था। जरा चेक करो, दैट इज मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ अलग था। सो दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ varied from one place to other. Example 1 LA जो मापने की इकाई होती है, इन अलग अलग जगहों पे अलग अलग था। फ्रैंकफर्ट और न्यूरेमबर्ग तुम्हें याद आएगा क्योंकि फ्रैंकफर्ट का भी आगे नाम आएगा, दो ही लिखो। Frankfurt was 54.7 centimeter, while in Nuremberg it was Nuremberg में 65 point कितना था? 65.5 सेंटीमीटर, दो लिख लो।
फ्रैंकफर्ट जर्मनी में तो है, अभी वही तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी ना, जो 815 लोग पहुंचे थे बड़ी बाजी गाजी के साथ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई थी कि हमारे यहाँ जर्मनी में भी होनी चाहिए वो नेशनल असेंबली, लेकिन बात बन नहीं पाई। अच्छा, अब क्या हुआ, डिफरेंट जर्मन कन्फेडरेशन हैव डिफरेंट करेंसीज। अब ये भी तो ट्रेडर की मुश्किल है। डिफरेंट जर्मन, ठीक है, अभी कन्फेडरेशन बनी नहीं है, सो डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट करेंसी। नाउ इन 1834, अब क्या हुआ बताओ, एक कस्टम यूनियन वाज फॉर्म, इन्हीं के प्रयासों से हुई, ट्रेडर्स के प्रयासों से। नाउ इन बाद में यही जर्मनी इन सबको मिला लेगा, कहेगा तुम सब लोग अब जर्मन स्पीकिंग हो, मिल जाओ हमारे साथ। नाउ इन 1834 अ कस्टम यूनियन was formed among 39 जर्मन कन्फेडरेशन। एक साथ मिलने को, कन का मतलब साथ होता है, ऐसा फेडरेशन जो साथ में काम करे तो कन, कांग्रेस साथ में आ जाए, कांग्रीगेशन, कौन का मतलब साथी होता है, कॉन्सिक्वेंस उसी के समय ये भी हो गया, कौन लग गया तो साथ। तो उसी तरीके से कन्फेडरेशन, और फेडरेशन का क्या मतलब है, व्यापारिक संगठन। तो ऐसा व्यापारिक संगठन जो साथ चले उसे क्या कहोगे, कन्फेडरेशन। बोलो, बात समझ में आ गई। 39 जर्मन स्टेट्स ने मिला के क्या किया, एक जॉल्वरीन, इट वाज कॉल्ड, अब उसमें कोई नाम होगा, वो जर्मनी नाम है, हम लोग को पता नहीं है, उसकी एटिमोलॉजी देखनी पड़ेगी। इट वाज कॉल्ड जॉल्वरीन। अब उसमें क्या हुआ, नाउ इसमें 3 चीजें हुई। यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, इट, तो यूनियन ने क्या किया, एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर, और क्या किया बताओ, दैट इज नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 2। मैंने ये नहीं लिखा है कि 39 करेंसी थी, क्योंकि कहीं 2 जगह की एक भी हो सकती है, तो करेंसी 30 थी, स्टेट्स 39 थे, लेकिन करेंसी कितनी थी, 30। नाउ नंबर ऑफ करेंसीज was reduced from 30 to 2। 30 to 2। और तीसरी चीज क्या थी बोलो, दैट इज इट प्रमोटेड। अब 34 मैंने आपको भी बताया, ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तभी हो सकता है जब तुम एक बार ट्रेन में बैठ के, कौन उतारेगा तुम, ट्रेन में सामान लेके बैठ जाओ, यहाँ से दिल्ली पहुँच जाओ, और जगह जगह रोड से जाओगे टोल टैक्स देना पड़ेगा, जांच होगी, ट्रेन में कोई जांच होगी क्या। सो इट प्रमोटेड रेलवे नेटवर्क। तो रेलवे तो सबसे अच्छी चीज है, कौन रोक पाएगा ना। इट प्रमोटेड रेलवे नेटवर्क। और आगे क्या हुआ, इट ऑल्सो पेव्ड द, लास्ट लाइन लिखी है, बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, लास्ट लाइन पढ़ो, Zollverein formed liberalized trade significantly. Most of the Zollverein states, ठीक है, later on joined with Prussia and made German nation। आज सभी लोग मिल गए, हम भी जर्मन, तुम भी जर्मन, ठीक। लास्ट लाइन पढ़ो ना। Later on, most of German states
यानी जॉल वेरिएंट। अच्छा, जॉल कहाँ लिखा है? जॉल वेरिएंट, that is जॉल वेरिएंट। ज्वाइंट, ये ज्वाइंट हो गए या यूनिफाइड एंड विद एफर्ट्स ऑफ प्रूशियन किंग। प्रूशियन किंग जो था कैसर विलियम, उसकी वजह से प्रूशियन किंग कैसर विलियम बनने का है। अच्छा, उसकी ताजपोशी दिखाई गई है आगे के पेजेस में, तो तुम देख सकते हो। पेज नंबर 19 खोलो, कैसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। नीचे मिल रहा है तुमको लास्ट पैराग्राफ से ठीक ऊपर, उसने ये काम करा है। कैसर विलियम वन दिखा प्रूशिया का, बताओ। और 48 में सब हुआ। 34 के बाद कब हुआ? 48, लगभग 14 साल मिला। कैसर विलियम वन मिला, ठीक है। प्रूशियन की, कैसर का मतलब ही राजा होता है। कैसर विलियम वन की वजह से क्या हो गया? यूनिफाइड एंड मेड ए जर्मन नेशन। और क्या बना दिया? एंड फॉर्म जर्मन नेशन। पंखा दिक्कत कर रहा है तो बता देना अनुष्का, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं कर रहा। सही, जर्मन नेशन। ये कब हुआ? दैट इज 1871। 48 से 71 तक हुआ ये। 1848 में ये प्रयास शुरू हुआ और 1871 में सफलता मिली। सही है। अच्छा, इन्होंने 3 बार लड़े। इन्होंने, कैसर विलियम वन ने फ्रांस से कहा मेरे सारे जर्मन निवासी वापस करो, फ्रैंको प्रूशियन वार लाओ, हम हमारे जर्मन दो। तो अब जर्मन कोई देगा तो आदमी थोड़े ना दे देगा, उसकी जमीन देगा, उतना हिस्सा काट दिया। 3 इनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। फ्रैंको नीदरलैंड वार, फ्रैंको ऑस्ट्रिया वार। 3 लड़ाई लड़के सब जर्मन भी लिए। इतने ही नहीं मिला है भाई, अलग अलग देशों में और जर्मन निवासी भी होंगे जो जर्मनी बोलते होंगे। 3 लड़ाइयाँ लड़ी और फिर इसके बाद दैट इज ये वो होगा। समझ में आ गई बात? इनका मंत्री स्थान में बहुत ज़्यादा आगे था। तो वो हम जर्मन के बारे में जब पढ़ेंगे अभी आगे ये बताएगा कि कैसे कैसे हुआ। तो वो सारा उस पेज में निकाल। आगे की बात करो, ये पेज निकल गया। 2.2 तुमने समझ लिया कि क्या है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। समझ में आ गई बात कि नहीं? धीरे धीरे भी और बात बढ़ेगी। 2.2 पे फिर से आ जाओ, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलो आगे क्या बताता है? तो जोलबरीन के फॉर्म होने की वजह से यूरोप का काफी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हट गए थे। A new conservatism after 1850। अब हम अपनी कहानी में वही वापस चलते हैं जहां हमने छोड़ा था। हमने देखा था कि नेपोलियन ने 1799 में रूल करना स्टार्ट किया था और उसका रूल 1815 तक चलता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1815 में ऐसा क्या होता है कि नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है। तो होता क्या है, 1815 में फाइट होती है जिसको बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। इस फाइट में एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ थे कई बड़े बड़े नेशंस जैसे कि प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया। तो इस फाइट का रिजल्ट ये आता है कि नेपोलियन इस वाटरलू की लड़ाई को हार जाता है। नेपोलियन की हार के बाद जो जीते हुए नेशंस थे वो पता है कौन थे? वो कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव मतलब ये ऐसे लोग थे जिन्हें सोसाइटी में चेंजेस पसंद नहीं थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की या ऑटोक्रेसी रूल खत्म हो। ये लोग चाहते थे कि यूरोप में फिर से मोनार्की आ जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म लाते हैं। कंजर्वेटिज्म मतलब जो कुछ भी नेपोलियन ने किया था, जो भी चेंजेस किए थे यूरोप में, उन्हें हटाकर पहले जैसा कर देते। मतलब नेपोलियन के चेंजेस को अंडू कर देते। जैसे कि ये मोनार्की को वापस ले आते हैं, चर्च की पावर को रिस्टोर कर देते हैं, सोशल हिरार्की ले आते हैं, जैसे कि जो अपर क्लास लोअर क्लास का जो सिस्टम चलता था यूरोप में उसे फिर से रिस्टोर कर देते हैं। साथ में ये ऑटोक्रेटिक रूल को भी फिर से इस्टेब्लिश कर देते हैं।
ऊपर से ये लोग सेंसरशिप भी लगा देते हैं, मतलब कोई भी इनके अगेंस्ट में ना ही लिख सकता था और ना ही छाप सकता था। इन सब के अलावा ये चारों नेशन एक ट्रीटी भी साइन करते हैं जो कि थी ट्रीटी ऑफ वेनर। ये ट्रीटी 1850 में साइन की गई थी। ये इस ट्रीटी को लीड कर रहे थे ऑस्ट्रियन इन सब के अलावा ये साथ में ये तुमने पढ़ लिया। ऑटो 2.3 पे आ जाइए। 2.3 में क्या कहा गया है बताओ? दैट इज न्यू कंजर्वेटिज्म। ये चारों नेशन तो तुम्हें याद रहेंगे ना, रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, सही है। उस समय ब्रिटेन ही था, अभी यूनाइटेड किंगडम नहीं बना था। अभी इसमें स्कॉटलैंड मिलेगा, आयरलैंड मिलेगा, वेल्स मिलेगा, तब जाके ग्रेट ब्रिटेन बनेगा यूनाइटेड किंगडम। पहले ग्रेट ब्रिटेन बनेगा यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड के मिलने पे, फिर आयरलैंड मिलेगा तो यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, वो बाद में देखो। इन्होंने क्या किया बताइए कि कुछ चीजें की कि दे ब्रिंग द सोशल हायरार्की। इसका क्या मतलब है स्वाति? बताओगी तो फिर हमें कम्युनिकेट करो तो हमें पता चलता है ना, नहीं तो मैं सोचूंगा ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, इन्हें समझ में नहीं आया, फिर और सरल पढ़ाऊँ। सोशल हायरार्की का क्या मतलब? हेरिडिटरी रूल, उत्तराधिकारी, राजा का बेटा राजा। समझ गई बात की नहीं? सोशल हायरार्की हुई और रीस्टेब्लिश कर दी मोनार्की। और क्या किया था इन्होंने बताओ? वो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, एक नई चीज है दैट इज रीस्टेब्लिश्ड। और क्या रीस्टेब्लिश किया होगा बताओ? कोई फिर से स्टैब्लिश कर देते हैं। ऊपर से ये लोग सेंसरशिप भी लगा देते ये हैं, मेन चीज मतलब कोई भी इनके अगेंस्ट में ना ही लिख। अब असली चीज कि आफ्टर नेपोलियंस डिफीट, क्योंकि ये मुख्य है, सेंसरशिप वर्ड हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके आगे अगले के 3 पेज हैं। सर सेंसरशिप नेपोलियन ने भी तो लगाई थी। सेंसरशिप तो नेपोलियन ने लगाई, नेपोलियन अब हार गया ना, तो इन्होंने हारने के बाद अब कंजर्वेटिव आ गया। फिर ये जितने नेशनलिस्ट थे और लिबरल थे, कहीं वो फिर से कहने लगे नेपोलियन तो हार गया, चलो अब नेशनल असेंबली फिर से अब आएगी, अब डिक्टेटरशिप आएगी। जब कोई हारता है तो 4 क्लेमेंट खड़े हो जाते हैं कि हमने भी तो पहले लड़ा था, हम ही को तो उसने हरा था, हमारा रूल हो। जब हमारे यहाँ भी अंग्रेज गए तो मुगल के पूर्वज खड़े हो गए, मुगलों से ली थी जमीन, मुगल ही प्रधानमंत्री बनेगा, बहादुर शाह का लड़के का लड़का बना हुआ है। तो क्लेमेंट बहुत खड़े हो जाते हैं। मराठे में सदाशिव भाव खड़े हो गए, मराठों से लिया था तो मराठों को दो। तो तुम ऐसा क्या सोच सकते हो कि क्या सब खड़े नहीं हुए होंगे? लेकिन कंजर्वेटिव मुख्य थे, उनके पास पैसा था, उन्होंने क्या किया? सेंसरशिप लगा दी। बोला अब तुम लोगों ने बहुत उछल कूद कर ली, अब कोई बोला नेशनलिस्ट या लिबरल, तुम लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया सोशल ऑर्डर। ठीक है कि नहीं? पहले राजा का शासन चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया बताइए? अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, कोई लेबर यूनियन नहीं बनेगा, वर्कर यूनियन, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता कुछ नहीं बनेगा। चुप रहना है और मुंह पे पट्टी लगा लो, अगला फिगर देखो। ठीक है कि नहीं? देख लो अगला फिगर इसी पेज पे 2.3 का। सो आफ्टर 2.3 पर लिखिए, आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन हार गया, बोनापार्टे, क्या हुआ? कंजर्वेटिव रूल। बस थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें जिससे आपस में लिंक मिल जाए। कंजर्वेटिव रूल वाज रीस्टोर्ड थ्रू आउट यूरोप। इन यूरोप की बात कर रहा हूं क्योंकि उसने यूरोप की 80% जमीन जीत ली थी। और क्या किया बताओ? पावर ऑफ चर्चेस, पावर ऑफ चर्च इज रिस्टोर्ड, कि सबसे पावरफुल चर्च है। अगला देखिए, ठीक है, सोशल हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है? उत्तराधिकार, राजा का बेटा राजा। हायरार्की was restored, reestablished. और क्या लगा दिया बताओ?
ठीक है, इम्पोज्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब है प्रतिबंध ऑन मेकिंग पॉलिटिकल पार्टी, लेबर यूनियन। अब कुछ नहीं बना सकते तुम, ना लेबर यूनियन बना सकते हो, ठीक है, और कोई भी तरीके का, और एनी अदर यूनियन, एनी अदर रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। ऑल राइट्स, ऑल फ्रीडम्स टू राइट ऑफ एक्सप्रेशन वाज कर्टेल्ड कर। तुम्हारे पास राइट टू थिंक तो है, लेकिन राइट टू एक्सप्रेस है। फ्रीडम फॉर राइट टू एक्सप्रेशन वाज कर। चुप रह सकते हो बस। फ्रीडम फॉर राइट, व्यक्त करने का अधिकार, टू एक्सप्रेशन वाज कर। उसको सीज कर लिया, कोई कुछ नहीं बोल सकता। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब कंजर्वेटिव डिजाइन आ गया है। चाइना में भी ऐसा है, अगर कोई बोल देगा यहाँ पर तो तुम चौराहे पे खड़े होकर मोदी को गाली दे दो, सब निकल जाएंगे, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन चाइना में बोलोगे तो उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ चले। चाइना में आज भी। अब ये देखो, इसके आगे की बात देखिए। ये तो मैंने बता दिया, अब आगे बात करो। सकता था और ना ही छाप सकता था। इन सबके अलावा ये चारों नेशन एक ट्रीटी भी साइन ठीक कर। है, नो बडी कैन स्पीक और राइट, ठीक है। किसके अपोजिट में बोलो? इन, ठीक है, अपोजिट टू मोनार्क। न लिख सकता था, नो बडी कैन स्पीक और राइट अगेंस्ट मोनार्क। समझ में आ गई बात? तो फिर अब सीक्रेट सोसाइटी आने वाली है, अब अगला टॉपिक आ जाएगा, यहीं से चेक करो। हैं जो कि थी ट्रीटी ऑफ वेना। ये ट्रीटी 1850 में साइन की गई थी। इस ट्रीटी को लीड कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर डुइक मेटरनिच। इस व्यक्ति को थोड़ा याद रखना क्योंकि ये आगे भी आएगा। इस ट्रीटी के तहत यूरोप में कई सारे चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। दूसरा, फ्रांस के बॉर्डर पर कई सारे स्टेट्स बनाए जाते हैं ताकि फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो सके। तीसरा, क्रोएशिया को कई सारी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी जाती हैं ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। चौथा, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली के ऊपर कंट्रोल मिल मैंने जाता बता है। दिया था आपको। पांचवा, रशिया को पोलैंड पर कंट्रोल मिल ये जाता भी है। बता दिया था। कहने का पोलैंड मतलब रशिया ये को है दे कि दिया गया, साइन ऑस्ट्रिया होने को के नॉर्थ बाद जो कंजर्वेटिव लोग थे वो पूरी तरीके से पावर में आ वही गए। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे देख लो। पोलैंड किसे मिल गया बताओ? रशिया को। नहीं तो अपने मैप में देखो, पोलैंड रशिया के बगल में ही पोलैंड है, तो वो जीत लिया था पोलैंड। कहाँ दिख रहा है? तो पोलैंड दिखा, पोलैंड निकालो, तो उसी पे हमारा चैप्टर बेस्ड है। देखो, पोलैंड को रशिया को मिल गया, और नॉर्थ इटली देखो, ये है इटली। नॉर्थ इटली किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को क्या मिल गया? नॉर्थ इटली। बाद में क्योंकि अभी इटली का ही हम पढ़ने वाले हैं, तो ऊपर इटली के 7 विभाग है, 1 2 3 4 5। ये अलग है, तो ये 2 अलग अलग माना जाएगा। ये अलग है, ये अलग माना जाएगा। इसका शासन और भी कहीं होगा ऊपर। तो 7 डिवीजन थे इसकी, ठीक है। 7 जगह डिवाइडेड था। तुमने पोलैंड देखा, रशिया को मिल गया। अब बोलो नॉर्थ इटली किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया। पढ़ो, ये है ऑस्ट्रिया। और बताओ, प्रूशिया। ये प्रूशिया देखो कहाँ है? प्रूशिया दिखा नहीं तुम्हें? प्रूशिया को यहाँ बहुत सारे, फ्रांस के पास, फ्रांस कहाँ दिख रहा है? फ्रांस के बगल में बहुत सारे राज्य, ठीक है। और नीदरलैंड को क्या मिल गया बताओ? बेल्जियम। बेल्जियम इसको दे दिया गया। ये सब मैंने लिखा दिया। रशिया को थोड़ा सा नीदरलैंड प्रूशिया।
अब वो उस समय करा होगा, कनेक्टेड नहीं है क्या? बीच में ये मतलब नीदरलैंड है ये क्या है? ये नीदरलैंड है, ये तो दूसरा नीदरलैंड को बेल्जियम मिल गया, वो छोड़ो, वो पहले का है, जैसा भी रहा होगा, सही है। वो तो कन्फेडरेट मतलब प्रूशिया में होगा क्या, हम लोग को क्या मालूम, क्या समुद्री रास्ते से आते जाते होंगे। तुम्हें ये पता चल गया ना। अब तुमसे हम 4 चीज पूछेंगे। बेल्जियम किसको दिया गया? तुम बताओ, नहीं तो मुझे लगेगा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फिर कम्युनिकेशन लैप्स हो रहा है। 4 चीज पूछे, तुम्हें बताना होगा, नहीं तो मैं और सरल तरीके से मालूम। बेल्जियम किसे दिया गया? बता नहीं रही, ये तो खजाने से छिपा के हुआ। हाँ, नॉर्थ इटली किसे दिया गया? अच्छा, इसके बाद पोलैंड किसे दिया गया? पोलैंड रशिया को दिया गया, और भी कुछ किसी को दिया गया क्या? 3 चीज तुम्हें याद है, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। यहाँ तक बात समझ आ गया? तो nobody can by after 1950, ठीक है। इन ये लिख लो, फिर से लिख लो, क्योंकि ये स्वाति बता नहीं पाई, ये खतरे की घंटी है। सो इन ट्रीटी ऑफ वियना, आसान चीजों में इसे कितनी मुश्किल होती है, मैं तो यही सोच रहा हूँ। ये अनार का जूस नहीं पीती होगी क्या? ये सब हीमोग्लोबिन का चमत्कार, ठीक है। इन ट्रीटी ऑफ वियना क्या क्या हुआ? बेल्जियम किसे दिया गया? पोलैंड किसे दिया गया? अब कैसे बता रहे हो? नॉर्थ इटली किसे दिया गया? हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया। बोलो, बात समझ आए कि नहीं? सही। देखो, पोलैंड वाज गिवन, पोलैंड वाज गिवन टू रशिया। थोड़ा मैं हिस्ट्री की तरफ बता देता हूँ कहानी का, लेकिन कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेंगी तुमको। और दैट इज नॉर्थ इटली वाज गिवन, नॉर्थ इटली वाज गिवन टू, बोलो दिग्विजय, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम वॉज गिवन, बेल्जियम की कहानी में तुमने पढ़ी हुई, कितना आइडियल है, ठीक है। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी, सिविक्स पढ़ाई थी, तो पढ़ाई थी कि नहीं? वॉज गिवन टू नीदरलैंड, नीदरलैंड में डच रहते हैं। इतनी काम हो गई, अब आगे बढ़ो। चलिए, तो ये सब द मीटिंग वाज डन अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ, किसकी अध्यक्षता में? अनन्नास का जूस पी लो, वो भी फायदेमंद है, वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बोलो, ये पीती हो, ठीक है। सो दैट इज यूक मैटरनी, या वहां से देख लिया, है ना, सब चीज थोड़ी ना। ड्यूक मैटरनी का ऑस्ट्रियन चांसलर था, उसने 2 बात कौन कौन सी बोली? करेक्ट। तो दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ये नहीं बता रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम पर है। सोशल ऑर्डर क्यों नहीं बता? तुम बहुत शर्मीली हो, बताती नहीं है चीजें। दिस, ठीक है, मीटिंग यानी क्या कह सकते हैं, या वियना कांग्रेस, है ना। सो द वियना ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस ऑफ वियना, वर्ड क्या लिखा है? ऐसा कुछ लिखा है? दैट इज कांग्रेस ऑफ वियना, क्योंकि कांग्रीगेशन किया उन्होंने। सो कांग्रेस ऑफ वियना है, नोट करो, सिर्फ नोट ही नहीं करो, माइंड में भी किया करो। वियना हैज डन द ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना कौन है बोलिए? दैट इज कैपिटल ऑफ,
ऑस्ट्रिया अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड बाय, किसने अध्यक्षता की? मीटिंग वाज, देखो नहीं बताओगे तो मुझे वही चीज बार बार लिखनी पड़ेगी, तुम नहीं बताओगे हम फिर से वही पहले ही पेज पे आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम तुमको पीछे छोड़ के जा ही नहीं सकते, मेरी बड़ी मजबूरी है, तुम कल भी नहीं बताओगे हम फिर पहले पेज पे आ जाएंगे, हमको कोई जल्दी भी नहीं है ना हो पूरा, ठीक है, हमको इनसे थोड़ी कोई लेना देना है कि इन्हें याद होता जा रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा तो मेरी मजबूरी, हम तुम्हें साथ लेके चलेंगे। So that is the meeting was presided by Austrian Chancellor Duke Metternich। मतलब जो ड्यूक मेटरनिच है ना, उसकी यहाँ दाढ़ी है, ये अलग तरीके का व्यक्ति है, ये ड्यूक मेटरनिच, छोटी छोटी आंखें, ये दिखाया था पिछली बार। सो ड्यूक मेटरनिच, सही है। अच्छा, ही स्टेटेड टू थिंग्स, उसने क्या क्या बात की, मुझे इसी के बारे में बताना है क्योंकि एक एमसीक्यू है। ही स्टेटेड टू इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, ही स्टेटेड वंस, एक बार उसने बोला था, व्हेन फ्रांस स्नीजर्स, ही वाज वेरी स्किलफुल डिप्लोमेट, सब काम वो डिप्लोमेसी से, राजनीति से कर लेता था। व्हेन फ्रांस स्नीजर्स, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को क्या हो जाता है, बोलो, कैचेस कोल्ड। He also said, अभी सीक्रेट सोसाइटी बनेगी, हमने बताया ना, कंजर्वेटिव ने कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो एक जीपी मजीनी आएगा जो बर्न में जिसका जन्म हुआ है, अभी वो सब दिखा देंगे तुमको मैप में। लेकिन और क्या बात कही थी स्वाति, छिपा रही चीजें, पीछे खींच रही हो क्लास को। ऑर्डर वो समझने का जो उसकी एक ना एक को देख लो, उसी हिसाब से फिर कल याद हो जाए, ठीक है, फिर तुम्हें रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, पढ़ के जाओ चुपचाप सो जाओ, मैं समझ गया। हाँ, क्या बताया इन्होंने, मोस्ट डेंजरस पर्सन, लिखो, ये सब एमसीक्यू हैं। गुइसेप्पी मजीनी, जो कि इटली का था, उसने इटली को आजाद कराया, was most डेंजरस पर्सन। अगले पेज पे उसका चित्र बनाया, गुइसेप्पी मजीनी को देखो, पर्सन ऑफ, सबसे लंबा जो बैठा है सीट पे वही है, सोशल, मिला, उसने दो सोसाइटी बनाई, दैट इज सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली एंड सीक्रेट सोसाइटी ऑफ यूरोप। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। वियना की संधि हो गई, नेपोलियन की हर चीज को चेंज कर दिया था, लेकिन एक चीज थी जो कि इन्होंने अनटच्ड रहनी थी, जो कि थी कि नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट्स की, उसे इन्होंने अनटच्ड ये चीज ये डिस्प्यूटेड है क्योंकि 1834 में बनी थी कॉन्फेडरेशन, मुझे नहीं लगता ये सही है। द रिवॉल्यूशनरी, हम लोग तो 1834 अब देखे ना, दोस्तों इस कंजर्वेटिज्म से कई सारे लिबरल नेशनलिज्म लोग खुश नहीं थे, इसलिए जितने भी लिबरल नेशनलिज्म लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए, ताकि वो सीक्रेटली चोरी छिपे इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में लड़ सके, क्योंकि सेंसरशिप लग गई, कई और बात समझ में आई कि नहीं, बनाना शुरू कर दिए थे, वो अंडरग्राउंड हो गए ये जरा थे। देखो चित्र, तुम ये क्या दिख रहा है, सेंसरशिप लग चुकी है, और एक सामने इसी में एक गुइसेप्पी मजीनी बैठा होगा, वो जमीन में अंडरग्राउंड रह के क्या वो खुश रहेंगे? वो लोगों ने, नेशनल असेंबली के लोगों ने, फिर जैकोबिन्स ने कितना कुछ किया, डायरेक्टरीज भी आई, लोगों का एक बार शासन आ गया, एक बार मजा मिल गया पावर का, तो क्या कोई अब हटना चाहेगा? तो इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, इनका अपना यूनियन था, तो ये जमीन के अंदर नीचे अंडरग्राउंड में बैठ के चुपचाप आते थे। नाउ इन यूरोप सीक्रेट सोसाइटीज स्टार्टेड टू फॉर्म,
There were hidden agendas, hidden meeting among nationalists, liberalists, वो सब ये करते थे. And two of these societies, और भी बनी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. Two of these societies were young Italy and young Europe. Both were formed by Giuseppe Mazzini. इसको पहले से ही मैटरनिक ने सूंघ लिया था. ये बड़ा डेंजरस आदमी है. तो बात समझ आ गई? जरा देखो, फिर दिखाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसी के साथ पढ़ेंगे. चलो. ताकि वो सीक्रेटली चोरी छिपे इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में लड़ सके. इसके लिए इन्होंने कई सारे सीक्रेट ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया. 2.4 पे आओ. सीक्रेट ग्रुप्स बनाना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि ये ओपनली कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय पर पूरी पावर कंजर्वेटिव लोगों के पास थी. तो इन सीक्रेट ग्रुप्स बनाने के पीछे मेन इंटेंशन यूरोप में से मोनार्की को अपोज करना और ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म करना था. मतलब ये लिबर्टी और फ्रीडम चाहते थे. तो यूरोप में कई सीक्रेट सोसाइटीज बनती हैं. चलो, अब ये देखो, दैट इज द रिवोल्यूशनरिस्ट. हम अगली हेडिंग पर आ गए. द रिवोल्यूशनरीज. क्या अब सेंसरशिप के बाद लोगों का बोलना या विद्रोह खत्म हो गया था? नहीं. क्या हुआ बताइए? आफ्टर सेंसरशिप क्या रहा? लिबरल्स, नेशनलिस्ट and other union continued their efforts. अपनी प्रयास उन्होंने जारी रखे. हम रुकेंगे नहीं. They had done underground secret meeting. And formed a secret society. Two of them were young Italy and young Europe, formed by Giuseppe Mazzini, जिसका चित्र में वर्णन है. Two of such societies are और वो अपने देश इटली को भी आज़ाद कराना चाहता था. अब वो 7 भागों में तो इटली विभाजित था. एंड वो ये भी चाहता था कि पूरे यूरोप को भी करा. यंग यूरोप कि भाई अगर इटली को मैं ना कराऊंगा तो यूरोप से मदद मिल जाएगी, तो ये यूरोप की भी बना दो. यूरोप इटली की मदद कर देगा, इटली बाकी की कर देगा. ऐसा किसने बनाई? फाउंडेड बाई Giuseppe. इस पे तुम्हारे में लिखने को आएगा, नोट है पीछे. Giuseppe Mazzini. इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना पड़ेगा. Giuseppe Mazzini. आगे देखो, कुछ और इसके बारे में पढ़ो. He was born. ये जो पूरी लाइन है ये 3 नंबर की है. पूरा पैराग्राफ वो कहाँ बॉर्न हुआ जरा देखो. हम तुमको मैप में दिखा देंगे कहाँ बॉर्न हुआ. He was born पढ़ रहे हो? कहीं लिखा है? हाँ, तो उसी को पढ़ो. गिuseppe Mazzini पे नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. तो he was born. He was born in, ये मैं आपको मैप लिखा दूंगा, जेनोवा. जेनोवा बहुत पीसफुल जगह है. इन 1805 1807 में वो जन्म हुआ. जरा इसे देख लो. अच्छा, वो मेंबर बन गया सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी का. उस समय जो चल रही फिर धीरे धीरे बड़ा होगा. देखो, जेनोवा इन यूरोप में
ये देखो, तो तुमको इससे पता चल जाएगा ये कहाँ पे है जेनोवा। तो तुम्हें कहीं इटली के आसपास जेनोवा दिख रहा है क्या? इटालिया वर्ड पहले चलता था, ये और बड़ा करके लिखा है। कहीं मिला जेनोवा? नॉर्थ इटली में, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर चला गया, तो वहां पर देखो मिल गया तो जेनोवा ना। और वो किस सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य बन गया? बोलो दिग्विजय। कार्बोनारी। याद रखना पड़ेगा इन सब पे मार्क्स है, ठीक है कि नहीं? सो ही वाज बोर्न इन जेनोवा ऑफ नॉर्थ इटली। लिख लो इसमें, नॉर्थ he was member of secret society कार्बोनारी, जो कि ऑफ कार्बोनारी। कार्बोनारी भी एक जगह ही है, नाम ऐसे नहीं है। कार्बोनारी उसी का लोकल कोई जगह होगा, कार्बोनारी। अब आगे देखो, वो बहुत टावर था, अभी हम उसको दिखाएंगे आपको। नाउ एट द एज ऑफ 24, उस इतना खतरनाक था। तुमको ये बात मालूम है कि इटली किसके अंडर में आ गया? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। नॉर्थ इटली किसके अंडर में? हाँ, और नॉर्थ इटली में किसका जन्म हुआ? नॉर्थ इटली का चांसलर कौन था? तो ड्यूक मेटरनिख क्या विषय इटली से निकाल नहीं देगा? जब निकाल देगा, कहा ये बहुत खतरनाक आदमी, भगाओ इसको। 24 की उम्र में उसे देखो देश निकाला दे दिया पाओ। ये सब ड्यूक मेटरनिख का किया लगा। समझ में आई? ड्यूक मेटरनिख तो उस समय उसी के अंदर में तो था इटली। सो नॉर्थ इटली, दैट इज, आप ऐसा मत लिखो कि ड्यूक मेटरनिख ने निकाला, क्या पता उस समय की क्या स्थिति हो, लेकिन सब काम उसी का। जो ऐसा बोल सकता है पावरफुल आदमी है, और जिसकी नज़र पड़ गई इस पर, तो कर ही देगा वो काम, है ना। डायरेक्टली करेगा या इनडायरेक्टली, लेकिन करेगा वो यही। सो ड्यू टू हिज एक्टिविटीज ही वाज एक्साइल्ड। मतलब तुम हिस्ट्री समझ लो इस बात को। ड्यू टू हिज एक्टिविटी he was exiled, देश निकाला दे दिया गया। he was exiled from Italy, इटली से। कितनी एज पे? at age of 24, 24 की एज में वो इतना एक्टिव हो गया। अब देखो कर दिया गया, फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया इन 1831। थोड़ा आगे पीछे है, 1834 थोड़ा पहले पढ़ा, 1831 सब समसामयिक है, कनकरेंट ही है। इन 1831 in an attempt to revolt in Liguria। अब लिगुरिया देखो, लिगुरिया देख लीजिए, इसके बारे में और ज्यादा नहीं जानना, इतना काफी हो जाएगा। लेट अस सी लिगुरिया इन यूरोप। लिगुरिया इन यूरोप, ये देखो, उसको छोटे से आइलैंड पे भेज दिया गया। जरा ये देखो आइलैंड, यहाँ भेज दिया, यहाँ से कैसे वापस आएगा? आइलैंड पे भेज दिया। ये है लिगुरिया, इटली के पास ही कहीं भेज दिया गया। उन्हें इटली के पास उसने आंदोलन किया, वो चाहता था लिगुरिया को आज़ाद कराने, तो फिर उसको कहाँ भेजा गया ये नहीं लिखा गया, लेकिन लिगुरिया में उसने आंदोलन किया। लिगुरिया समझ आ गया, वो जो रेड कलर का, यही तो है लिगुरिया। यहाँ उसने रिवोल्ट किया, तो ड्यूक मेटरनिख नाराज होगा, बोला जाओ देश से निकलो। आगे देखो, इसके अलावा
या उसने बहुत सारी चीज बनाई, क्या क्या बनाई? ही फाउंडेड यंग इटली इन मर्सिलीज। मर्सिलीज कहाँ पे था? बोलो। मर्सिलीज सॉन्ग गाया जाता था, हिम कहाँ था? नहीं बताओ, उनसे पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बगल बैठी वो हेल्प कर दे। मर्सिलीज सॉन्ग पिछली बार बताया था कि नहीं? सो ही फाउंडेड यंग इटली सोसाइटी। इटली सोसाइटी कहाँ बनाई उसने? बोलो। इन मर्सिलीज। मर्सिलीज कहाँ है बताइए, पढ़ो। मर्सिलीज फ्रांस। और यंग यूरोप कहाँ बनाई? बोलो। यंग यूरोप सोसाइटी। ये अब नया यूरोप जन्मेगा इन बर्न। बर्न नहीं है कि और कुछ? बर्न, बर्न दिखा देता हूँ। बर्न भी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। इतनी शांत जगह है, जरा देखो। बर्न इन यूरोप। Are you asking about burn injuries or the wildfires and heat waves happening in Europe? Please clarify so I can give you the right. चल, तो इसकी इमेज देखें कि क्या है बर्न, ये कहाँ पर है, चेक करो, कुछ आसपास का पता चले। यानी ये स्विट्जरलैंड, सही है। सो दैट इज बर्न कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड पे ना किसी ने कभी आक्रमण किया, और सबसे शांत देश स्विट्जरलैंड। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वास्तव में वो है भी स्विट्जरलैंड। अब इसके बाद क्या हुआ? एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, इसका ओपिनियन क्या था? Mazzini believed that God intended nation to be natural units of mankind. लिखा है उसमें। मजीनी ने क्या बिलीव किया? मजीनी believed that God has made nation as natural unit of mankind. तो हम लोग फिर टेरिटरी में क्यों बंधे हैं? नेशन, और नेशन की अवधारणा तो अर्नस्ट रेनान ने दे ही दी थी, वो पढ़ ही लिया हमने। एज नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, वो 7 फीट टॉल पर्सनालिटी थे, जरा देखो तो। इसने रिलेंटलेस अपोजिशन किया, उसका जो मॉडल था वो सब जगह फैला, और उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसने कंजर्वेटिव्स को डरा दिया। और लास्ट लाइन पढ़ो जो स्वाति ने अभी बोला। सो हिज मॉडल वर्कड सक्सेसफुली, ठीक है। ही कंट्रीब्यूटेड, that is in unification of Italy by uniting it with North Italy. North Italy को मिलवा दिया था, तो बड़ी बात है। उसी के मतलब his model worked successfully, देखो, and it sparked a furious vision among all middle class personalities. सब इसके विचारों से प्रभावित। ऐसा नहीं चाहिए जो लंबा ठीक तगड़ा हो, इसकी बात तो सब मानेंगे। अभी वीडियो देखो, जरा देखिए वर्ड। और फिर उसका क्या हुआ? ही कंट्रीब्यूटेड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, he fought war with Austria in North Italy and unified North Italy to Italy. उसने वॉर लड़ाई कर ली भाई। He fought war with Austria, ये तो तुमको मालूम है ना स्वाति, कि नॉर्थ इटली किसके अंडर में था? एंड
उसको क्या किया? यूनिफाइड नॉर्थ इटली टू मेन इटली। और क्या किया? मर्ज नॉर्थ इटली टू इटली। इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा। पीछे देखा है तो देख लो, गुसीपी मजीवनी पे क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने सब समझा। बाकी जहाँ तक रही वीडियो देखने की बात, तो वीडियो देख लो गुसीपी मजीवनी का, वो भी जरूर है। गुसेपी मजीनी, Gujarati Mazzini. ये समझ लो क्या था। अब देखो, जो गुस्सेपी मजीनी को लड़ते हुए भी दिखाया गया, he was sent to Israel हो गया, ये मजीनी है। छोटे से वीडियो में दिखाया गया, ये काफ़ी लंबा है, ठीक है। The revolutionary Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary who was born in Genoa in 1807. He was a member of the secret society. Who was Giuseppe Mazzini? Giuseppe Mazzini एक Italian revolutionary and politician थे, born हम in इसको Genoa वैसे में लेते हैं। 1807. गुसेपी मजीनी, गुसेपी मजीनी को तुम बाद में देखो, इसमें इमेज नहीं जाओ। ऐसे तो क्या दिखाएं, भूलने में समय लग रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा था। जब बाद में इसको दिखाया गया है ना औरों के साथ, तो सब छोटे छोटे लगे, दिखा देगा, सही है। तीन बार अब बताएगा तो ठीक नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो हमारा जो वीडियो मेरा बनाया हुआ उसमें दिखाया गया। चलो कोई बात नहीं, ये 7 फीट का था, समझ में तो आ गई ना बात। ही इन रियल फोटो, कोई बात नहीं। हम लोग वापस अपने उस पर आते हैं। दैट इज Who was Giuseppe Mazzini? ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को 40% तक पहुंच गए हैं। फिर मेन इंटेंशन यूरोप में से मोनार्की को अपोज करना और ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म करना था। मतलब ये लिबर्टी और फ्रीडम चाहते थे। तो यूरोप में कई सीक्रेट सोसाइटीज बनती। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुसेपी मजीनी, जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। इनका जन्म 1807 में जेनियो में हुआ था। इन्होंने भी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी। पहली थी यांग इटली इन मर्सेलिस और दूसरी थी यांग यूरोप इन बर्लिन। आपको पता है दोस्तों, जो गुसेपी मजीनी थे वो सच में इतने बड़े रिवॉल्यूशनरी थे कि इनसे वास्तव में जो सो कॉल्ड कंजर्वेटिव नेशंस थे वो इनसे डरते थे। जब ये 24 साल के थे तब इन्हें जेल में भी डाला गया था इन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से। जहाँ तक कि डुइक मेटलिस्ट ने तो उन्हें डिस्क्राइब करते हुए ये तक कह दिया था कि जो गुसेपी मजीनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए एक मोस्ट डेंजरस एनिमी है। मतलब गुसेपी भी लाइक ये डर हमें अच्छा लगा। थर्ड टॉपिक है हमारा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1832 अगला 1840। टॉपिक पढ़ो। अब आप जरा खुद सोचो कि अगर इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनेंगी तो वो कभी ना कभी बाहर आएंगी, और अगर बाहर आएंगी तो रिवॉल्यूशन भी होगा। तो 1830 से लेकर 1848 का जो पीरियड है उसमें अब देखो 1830 से 1848 तक हम लोग बहुत सारे नेशन बनते हुए देखें। तो अगला टॉपिक क्या है, 3 पे आ रहे हैं। दैट इज एज ऑफ रिवॉल्यूशन।
एज ऑफ रिवॉल्यूशन। थोड़ा इसका सुनते हैं फिर उसी पॉइंट बनाते हैं। ये देखो। कई सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, इसलिए इस पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये देखो, तो इसमें हमें तीन रिवॉल्यूशन, ये 3 रिवोल्यूशन देख लो। ये पहला तुम्हें फ्रेंच रिवोल्यूशन दिख रहा है, फ्रांस का झंडा लिखा है ट्राई कलर, तो फ्रांस के लोगों ने किया। और पीरियड कौन कौन सा बताया गया बोलो जरा, महत्वपूर्ण है। 1830 से 1848, क्योंकि इसको एग्जाइल का भेजा गया था। 31 में इसको भेज दिया गया, लेकिन इसने स्पार्क कर दिया लोगों को, तभी से ये सब होने लगा। फिर के बाद में निकला भी होगा, इसने फिर इटली को आज़ाद करा, जब निकला तभी से। अब जरा देखो दूसरा तुम्हें कौन सा दिख रहा है, देखो जर्मनी, ये जर्मनी का झंडा है जिसमें गोल्डन है, ब्लैक है और एक और कलर है, वो भी देख लें। ये जर्मनी का झंडा है। और ये तीसरा तुम कौन सा देख रहे हो, ग्रीस का झंडा, प्लस लगा हुआ है वाइट। तो हम 3 रिवोल्यूशन इसमें पढ़ेंगे। द एज ऑफ रिवोल्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और फिर एक फ्रांस में भी तो कुछ ना कुछ और आगे बढ़ा होगा। फिर ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर तुमको मालूम है लुई 18 रहा होगा राजा, और फिर उसके बाद फिलिप 10 आया होगा, लुई फिलिप 10। तो देखो क्या है वो सब लिखा है इसमें कि क्या क्या हुआ। तो इसके भी सुनो कि क्या कह रहा है कि दैट इज एज ऑफ रिवोल्यूशन। अब धीरे धीरे गुसीपी मजीनी की बात लोगों के दिल में उतर गई। हम देखते हैं पहला जो कि फ्रांस में हुआ था, दूसरा बेल्जियम में हुआ बेल्जियम था, का, और तीसरा जो ग्रीस में हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस के रेवोल्यूशन पे। इस रेवोल्यूशन को जुलाई रेवोल्यूशन भी बोला ये बहुत जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जुलाई 1830 में शुरू हुआ था। तो इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये आता जरा है, अपनी बुक में पेज नंबर 13 का सेकंड पहला देखो। सो देयर वर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड there were 3 famous revolution, 3 famous public revolution, public में किया था, ठीक है। that is revolution in France, revolution in दिग्विजय। दूसरा revolution कहाँ था बोलो, सुन नहीं रहे क्या, बताया करो। बेल्जियम। और तीसरा कहाँ था बोलिए दिग्विजय, यस, रिवॉल्यूशन इन जस्ट फ्रांस के ऊपर ही तो बेल्जियम है, जरा सा देख लो मैप में, नीदरलैंड टेंडर में। दैट इज रिवॉल्यूशन इन ग्रीस। 3 रिवॉल्यूशन मैंने बताया, ध्यान दीजिए। ये है, तुम अपने मैप में भी देख सकते हो। तो ये तो मैं यूरोप का मैं बना रहा हूँ, ये सार्डिनिया पीडमॉन्ट है यहाँ पे, और इसके बगल में यहाँ ग्रीस है, और फिर उसके बाद अफ्रीकन नेशंस हैं, और अफ्रीकन नेशंस के बाद फिर ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये ग्रीस है। अच्छा, ये जो एरिया है ये दैट इज पोर्टुगीज, ये है स्पेन। स्पेन ने पूरे, स्पेन में लैटिन बोली जाती है, इसने पूरे साउथ अमेरिका पे कब्जा कर रखा है, सही है। अमेजॉन पे, दैट इज, और कौन कौन से, चिली शहर पे बहुत जगह पे स्पेनिश बोलती है, ठीक है। और स्पेन के ऊपर कौन है, यहाँ तो बोलो कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस से ऊपर नीदरलैंड है, बुक में देख लो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। दैट इज नीदरलैंड के अंडर में ये क्या होता है, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, सही है। तो 3 रिवोल्यूशन देखोगे, फ्रांस में देखोगे, एक बेल्जियम में, और ये कौन सा एम्पायर बताओ यहाँ पर, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस इससे आज़ाद होना चाहता था, इसकी कहानी भी पढ़ेंगे, सुल्तान थे। तो ये ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, इसको उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं। उस्मानिया, हिंदी में इसका क्या नाम है,
उस्मानिया सल्तनत, ठीक है। इसके किंग सुलेमान को द किंग द मैग्निफिसेंट का, किंग सुलेमान की कहानी भी बहुत कभी है। तो इसका मेन किंग कौन था? लास्ट किंग। उसके जाने के बाद सब बिखर गया। लास्ट किंग भी याद रखना चाहिए। लास्ट किंग कौन था? वो बहुत महान था। लास्ट सुल्तान लिख लो, किंग सुलेमान। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? उस्मानिया सल्तनत थी, ठीक है। जिस शुरुआत किसने की थी? उस्मान ने। और अंतिम किंग कौन था? सुलेमान। फाउंडेड बाय उस्मान, एंडेड विद सुलेमान। देखो किससे हुआ? फाउंडेड बाय, क्योंकि इस पे भी नोट आएगा, उस्मान। तो जो बनाता है उसी के नाम पे तो रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अपहीवल फ्रांस में हुआ, सबसे पहला अपहीवल, उथल पुथल। अपहीवल का क्या मतलब होता है? उथल पुथल। तो फ्रांस की कहानी आज देख लें, बाकी की बात में देखी नहीं। जरा देखो क्या कह रहा है कि जो बर्बन डायनेस्टी जिसे कंजर्वेटिव्स के द्वारा 1850 में रिस्टोर किया गया था, उसे अब लिबरल रिवॉल्यूशनरी। ये बताओ कि किसने, ठीक है जमाई लो, जमाई से आपको कोई मतलब नहीं, जमाई राजा हर कोई बनना चाहता है, खातिरदारी। ये बताओ 1815 में किसको राजा बनाया गया? लुईस 18 को, तुमने सही बता दिया। तो लुईस 18 में अब कंजर्वेटिव आ गए थे। उसके आगे की कहानी देखो, वो 1815 से राजा बना रहा। अब कब हटा होगा? 1830 में कौन सा रिवोल्यूशन हुआ? अब तुम जानो, बुक तो जुलाई रेवोल्यूशन कह रही, सेकंड पैराग्राफ में जरा पढ़ो, पहले ही वर्ड लिखा। तो हम थोड़ी ना बता रहे, कंफर्म कर लो कौन सा कह रहे बताओ, ठीक है। इन जुलाई, हम थोड़ी कह रहे हैं, बुक बोल रहे, उसको कैसे जुटलाओ? तो वो कौन सा रेवोल्यूशन है बोलो? जुलाई रेवोल्यूशन। सो इन दिस, इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, नोट करो, इन फ्रांस, in France, July 1830 revolution was a famous revolution, बहुत फेमस है। क्यों फेमस है बताओ? वो आगे ये बताए, ठीक है। इसने क्या किया? एब्डिकेटेड लुई 18 को उखाड़ देगा एंड रिस्टोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तुम राजा, डेमोक्रेसी तक सोच ही नहीं सकते थे 1870। दे एब्डिकेटेड। रिवोल्यूशनिस्ट क्या किया बोलो? रिवोल्यूशनिस्ट, इसमें लिबरल्स और नेशनल्स दोनों थे। एब्डिकेटेड, गद्दी से हटा दिया। लुई 18 and restored constitutional monarch, constitutional monarch। कौन मोनार्क बन गया बोलो? दैट इज लुई फिलिप होगा। बुक में नाम देख लो और कंफर्म हो गया। कोई नाम वो दिया है? लुई फिलिप दिया है कि नहीं? लुई फिलिप को हटाया था कि रखा गया था? विद लुई फिलिप, मोनार्क लुई फिलिप, ठीक है। लुई फिलिप 48 में चार्ल्स टेन आया। तो ये कब राजा बना वहां बोलो? लुई फिलिप बन गया। नेशनल असेंबली अगेन केम इनटू पावर। कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, नेशनल असेंबली। अगेन जनरल इलेक्शन हुए वहां, केम टू पावर। इसी को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। अब ये देखो, इसके द्वारा फिर से हटा दिया जाता है। साथ में फ्रांस नहीं में देखो, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मोनार्क। होगा नहीं। और सुखी करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? इतना थोड़ा याद रखना, बताना।
भाई डियाना के बगल में तो अनुष्का बैठी, बता देगी तुम्हारे बगल कौन बताए? कोई बताने वाला तो बैठाओ बगल में। चलो, इतना समझ में आ गया? धीरे धीरे सीक्वेंस से समझेंगे। हट कर। ओके, थैंक यू आविश। Thank you, sir. हाँ,